2 घंटे तक चक्कर लगाकर नाखून चबाते इंतज़ार करते रहने के बावजूद जब किरण नहीं आई तो आर्यन दिल गिरफ्तगी से वापस ऑफिस आ गया। ऑफिस में उस वक्त खलबली मची हुई थी। आर्यन ने एक कारकुन को रोका। ये ऑफिस आज मछली बाजार क्यों बना है? क्यों इतनी खलबली मची है यहाँ पर? किस बात पर? उसने हैरानगी से पूछा। राणा साहब वापस आ गए हैं ना, तो उनके ऑफिस में आने से पहले सब अपना अपना काम निपटाने में लगे हैं, इसलिए हड़बड़ी पड़ी है। उस कारकुन ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और तेज़ी से आगे बढ़ गया। उसका जवाब सुनकर आर्यन की मुस्कुराहट सिमट गई। उसे आज किरण के टेरेस पर ना आने की वजह समझ आ गई थी। उसने उफ करते सर्द सांस खारिज की और बालों को खुजाने लगा। अपने इज़्तिराब को छुपाने के लिए वो लब काटने लगा। उसके दिल में किरण के लिए पनपते जज्बात को उसका किरण का राणा साहब के साथ रहना गवारा नहीं हो रहा था, और उन दोनों के रिश्ते का सोच कर आर्यन को तकलीफ़ हो रही थी। इसलिए कुर्ब से आंखें बंद करके सर झटकते हुए अपने ख्यालात महव किए और अपने टेबल की जानिब बढ़ गया। कुर्सी पर बैठकर उसने कोहनियाँ टेबल पर टिकाईं और हाथों की मुट्ठी बनाकर उस पर सर टिका दिया। उसे किरण की यादों से निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो इसके अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इसलिए अपना ध्यान बटाने के लिए उसने लैपटॉप खोला और काम में मशगूल हुआ। किरण राणा साहब के लाए तहाइफ उठाकर अलमारी में रख रही थी कि राणा मुबश्शिर उसके पीछे आन खड़े हुए। आज तुम्हारे हाथों की बनी बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है, बना दोगी? उन्होंने सरगोशी के से अंदाज में कहा। किरण को वो आज के पहले 2 महीने वाले राणा साहब लगे। उसने नरमी में सरस बात में हिलाया। राणा साहब शुक्रिया करते हुए उससे दूर हुए और ड्रेसिंग रूम चले गए। किरण ने उन्हें देखते हुए आर्यन को अपने जहन से झटका और किचन जाने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों पर से उतरते हुए हर स्टेप के साथ वो पिछले 1 माह में आर्यन के साथ बिताए वक्त को अपने जहन से झटकने की कोशिश कर रही थी। वो राणा साहब की बीवी है और किसी गैर मर्द के बारे में सोचना भी उसके लिए गुनाह है। मैं राणा साहब के हक़ में गद्दारी नहीं करूँगी। आखिरी स्टेप तक पहुंचकर वो खुद को मजबूत कर चुकी थी। उसने अपने दिल से आर्यन को मिटा दिया था। एक लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए उसने आर्यन को भुलाने का आखिरी फैसला किया और किचन में चली गई। डिनर करने के बाद राणा साहब लाउंज में बैठे रोहान से कॉल पर बात कर रहे थे। किरण भी साथ ही बैठ गई। रोहान से बात पूरी करके वो किरण की तरफ मुतवज्जो हुए। परसों रोहान और नूर भी लौट रहे हैं। उन्होंने खुश मिजाजी से कहा। किरण उनकी बात पर खुश हुई थी। जिंदगी फिर से मामूल पर रवाना होने लगी। उसे रोहान और नूर के आने से पहले एक आखिरी दफ़ा आर्यन से मिलकर अपना फैसला सुनाना था। अगली सुबह वो बेसब्री से टेरेस पर दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी। बार बार घड़ी को देखती और आर्यन का इंतज़ार करती रही। आर्यन, शुक्र है तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आर्यन के आते ही उसने हड़बड़ी में कहा। आर्यन शरारती अंदाज में हाथ हवा में बुलंद करके गले मिलने के अंदाज में आगे आया। इतनी बेताब थी मुझसे मिलने के लिए, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। किरण ने चिढ़कर उसके बाजू नीचे किए और उसे परे हटाया। मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, सीरियस बात करनी है मुझे। किरण ने तेज़ी से उसे झिड़का। अच्छा ठीक है, जानता हूँ मैं कि तुम्हारा शोहर वापस आ गया है, पर तुम उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? आर्यन ने मुंह बिसोरते हुए कहा। कल नूर और रोहान भी वापस आ रहे हैं। तो? किरण ने स्पार्ट अंदाज में कहा। तो क्या ये सीरियस बात बताने के लिए बेताब हुए जा रही थी? क्या ये सीरियस बात बताने के लिए तुम बेताब हुए जा रही थी? आर्यन ने तंग होते हुए कहा। हम अब कभी नहीं मिलेंगे, तुम दोबारा कभी यहाँ नहीं आओगे। किरण ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके बिना कोई तमहीद बांधे कहा। उसकी ये बात सुनकर आर्यन भी संजीदा हुआ। और वो जो भी करें, तुम पर जुल्म ढाएं, वो सब ठीक है। आर्यन ने तप कर कहा। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरी और राणा साहब की जोड़ी नसीब से बनी है और मैं इसे बखूबी निभाना चाहती हूँ, चाहे वो जैसे भी हो। मैं अपने शोहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। किरण मुतज़ब्ज़ब सी होकर बोली। किरण, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उस दरिंदे के साथ रहने की। तुम उसे छोड़ दो, तलाक ले लो, आज़ाद हो जाओ उसकी कैद से। आर्यन ने इल्तिजाई अंदाज में उसका हाथ थाम कर कहा। आर्यन, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, और मान लो छोड़ भी दिया तो कहाँ जाऊंगी? चची के घर तो मैं जाने से रही, मेरा और कोई नहीं है। किरण ने अफसुर्दगी से सर झटकते हुए कहा। तुम मेरे साथ चलो किरण,
मैं तुमसे शादी करूँगा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हें कभी भी कैद करके दुनिया से काट कर नहीं रखूँगा। तुम अपनी पूरी आज़ादी से, अपनी मर्ज़ी से जियोगी। मैं तुम्हारा रहूँगा और मेरी हर चीज़ भी तुम्हारी होगी। तुम जो चाहोगी कर सकोगी। इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी सारी तकालीफ भूल जाओगी। आर्यन ने मोहब्बत से उसके हाथों को थाम कर कहा। अगर ये प्यार का इजहार नहीं था तो और क्या था? वो उसे राणा साहब के पिंजरे से आज़ाद कराना चाहता था। वो उसे मोहब्बत के महल में रखना चाहता था, शीशे के सजाए महल में नहीं। वो उसे अपने दिल की मालकन बनाना चाहता था, चंद मुलाजमीन की नहीं। वो उसे दुनिया में खुलकर जीने देना चाहता था, तन्हाई की कैद में नहीं। किरण ने कभी जिस हमसफ़र की ख्वाहिश की थी, जिस साथ की उम्मीद वो राणा साहब से लगाकर इस घर में आई थी, वो हमसफ़र आर्यन के रूप में उसके सामने खड़ा था। एक पल के लिए किरण का दिल बीट मिस कर गया। मुझे वो ख्वाब मत दिखाओ आर्यन जिनकी तकमील मुमकिन नहीं। किरण ने नरमी से उसके लम्स से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा। मुमकिन है किरण, तुम्हें ज़रा सी हिम्मत करने की देर है। जो भी होगा ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आर्यन ने फिर से उसे कायल करने की कोशिश की। आर्यन, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। राणा साहब मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। मुझे छोड़ने से आसान उनके लिए मुझे जान से मार देना है। उसने हमदर्दी से उसका बाजू थाम कर कहा। आर्यन अपने तैश पर काबू रखने के लिए चुप रहा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार चुकी हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। ये 1 माह मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दौरानिया रहा है। लेकिन जिस चीज़ की तुम उम्मीद कर रहे हो वो मैं नहीं करना चाहती। उसने नर्म लहजे में वजाहत पेश की। आर्यन उसकी बात से कायल हुए बगैर मुंह फुलाए उससे अपना बाजू छुड़ाते हुए 2 कदम पीछे हुआ। ठीक है, मेरे साथ मत आओ, लेकिन रोहान और नूर को सब सच्चाई बता दो। कम से कम राणा के जुल्म से तो खुद को महफूज कर लो। आर्यन ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए तोंद आवाज़ में कहा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। 2 भाइयों में और माँ बेटी में कभी दरार नहीं बना सकती मैं। और तुम मेरी राणा साहब से और उनकी फैमिली के खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करना बंद करो। किरण ने उसे झड़कते हुए हाथ उठाकर कहा। आर्यन का पारा चढ़ने लगा। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, राणा से तलाक नहीं लेना चाहती, रोहान को उसके भाई के बारे में नहीं बताना चाहती, नूर को उसकी माँ के बारे में नहीं बताना चाहती, तो आखिर चाहती क्या हो तुम? उसने पूरी कुव्वत से किरण पर चिल्लाते हुए कहा। मर जाना चाहती हूँ मैं, इस दुनिया से गायब हो जाना चाहती हूँ। उसे अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। स्पार्ट तासुरात बनाए वो सामने दीवार को देख रही थी। आर्यन ने उस बात पर कुर्ब से आंखें बंद कर ली और लंबी आह भरकर सर पकड़ लिया। गुस्से से उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। उसने तैश में आकर कुर्सी को लात मारी और किरण से नजरें मिलाए बगैर जाने को मुड़ा। दीवार की रीलिंग तक पहुंचकर वो रुक गया। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सोच लो किरण, आज मैं गया तो फिर वापस नहीं आऊँगा। उसने बिना मुड़े उसे जख्मी आवाज़ से मुखातिब किया। बेचैनी, बेयकीनी, कुर्ब, तकलीफ, दर्द, टीसें, मायूसी, नाउमीदी और अफसुर्दगी, सारे जज्बात उमड़ उमड़ कर आर्यन को तोड़ रहे थे। उसने रुख मोड़ कर देखा। किरण उसी तरह बेहिसो हरकत खड़ी थी। आर्यन से वहाँ खड़ा नहीं हुआ गया। वो भीगी आंखों से तेजी से दीवार फलांग कर चला गया। उसके जाने के बाद किरण पलटी और गीले रुखसार को साफ करती दीवार के उस पार देखने लगी। उसके लिए भी वो लम्हा इतना ही दुश्वार था जितना आर्यन के लिए, लेकिन किरण ने उससे ताल्लुक़ तोड़ना बेहतर समझा। आर्यन की फैमिली थी, माँ, बाप, छोटी बहन, और वो अपनी वजह से उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो अच्छे से समझती थी कि राणा साहब को जिस दिन मालूम हुआ वो आर्यन को जान से मार देंगे, इसलिए उसे खुद से दूर करने के लिए आर्यन को खुद से बदगुमान करना लाजमी हो गया था। राणा साहब ऑफिस में बैठे टेबल पर फाइलों का मुतालिया कर रहे थे और साथ साथ लैपटॉप पर पिछले माह में ऑफिस और अपने घर में हुई मसरूफियात पर भी नज़र डाल रहे थे। वो जो ट्रिप के दौरान नहीं देख पाए थे। घर की वीडियो देखते हुए वो ठिठक गए। किरण रोज़ 11 बजे के करीब रोहान के कमरे में दाखिल होती और 1-2 घंटे वहीं रहती। राणा साहब की खटक महसूस हुई। उन्होंने कुछ बटन दबाकर ऑफिस की वीडियो निकाली तो उन्हें दोनों मामलों में एक चीज़ मुश्तरका लगी। आर्यन भी रोज़ उसी वक्त ऑफिस से बाहर जाता दिखाई दे रहा था। पहले तो सोचा शायद ये इत्तफाक हो या उनका गुमान हो, लेकिन घड़ी देखते हुए घर की लाइव स्क्रीनिंग चलाई तो 11 बज गए थे और किरण पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
तब उनके माथे पर बेयकीनी से बल नमूदार हुए। उनको किरण और आर्यन की अपने घर के लाउंज में पहली मुलाकात याद आई। वो तेजी से सीट से उठे और वर्कर हॉल में जाकर मुतलाशी नज़रों से आसपास देखा। उनको सख्त तासुरात से किसी को ढूंढता पाकर मैनेजर आगे आया और उनसे हाल दरियाफ्त करने लगा। आर्यन कहाँ है? उन्होंने रोबदार आवाज़ में कहा और मैनेजर का जवाब सुने बगैर आर्यन की टेबल पर आए। वहाँ सब चीज़ें बिखरी पड़ी थी, जैसे वो हड़बड़ी में कहीं गया हो। जब्त से राणा साहब का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। आर्यन के उन 3-4 दोस्तों ने बौखलाए अंदाज में एक दूसरे को देखा, जैसे आर्यन के लिए आने वाले तूफान पर खौफजदा हो रहे हों। राणा साहब ने उन चारों लड़कों को देखा जो उनसे नज़रें चुराकर सर झुका गए, तो उल्टे कदमों वो हॉल से निकलकर लिफ्ट की तरफ लपके। किरण रोहान के कमरे में खिड़की की चौखट पर बैठी घुटनों के गिर्द बाजू माइल किए हुए थी। अपने चंद लम्हों की खुशी को फिर से चूर चूर होते देख रही थी। उसने अपनी चाहत से ज़्यादा अपने फ़र्ज को तरजीह दी थी। उसने आर्यन की बजाय राना मुबश्शिर को चुन लिया था। उसने एक आज़ाद परिंदे के साथ उड़ने की बजाय उस कैद को अपना मुकद्दर बना लिया था। एक ज़ख्मी आह भरती, भीगी पलकें झुकाती वो उठी और दरवाजे पर आई। हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसकी नौब से पहले ही नौब घूमा और दरवाज़ा खुला। वो हैरत से माउफ दमाग के साथ दरवाज़ा खुलता देखने लगी। सामने से राणा साहब अंदर दाखिल हुए। किरण की सांस रुकने लगी, धड़कन तेज़ हो गई। कहीं राणा साहब ने मुझे आर्यन के साथ तो नहीं देख लिया? उसने अटकती सांसों को काबू रखते हुए सोचा। राणा साहब अंगारा पड़ती नज़र किरण पर डालते हुए कमरे को बगौर मुशाहिदा कर रहे थे। वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम भी चेक किया, टेरेस का हुक खोलकर वहां भी झांका। जब कहीं भी किसी दूसरे इंसान के आसार नहीं मिले तो किरण के सर पर पहुंचे। तुम क्या कर रही हो यहाँ? रोज इस वक्त यहाँ क्या करने आती हो? उन्होंने गुर्राते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। किरण खुद को नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। धड़कन बहाल हो गई थी। शुक्र है राणा साहब ने मुझे आर्यन से मिलते नहीं देखा, उसने दिल में सोचा और सुकून की सांस खारिज की। किताबें पढ़ने आती हूँ राणा साहब, किरण ने शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कपकपाती जुबान से कहा। राणा साहब ने उसके इशारे की सिमत शेल्फ की जानिब देखा और किरण को घूरते हुए आगे आए और शेल्फ से एक किताब उड़ाकर सफ़े पलटते हुए एक सफ़े पर ठहरे। पेज 182 पर क्या लिखा गया है? उन्होंने सर्द मोहरी से पूछा और तेज़ नज़रें किरण पर गाड़ कर उसके तासुरात देखने लगे। वो किरण के झूठ को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। आर्यन और किरण पर अपने शक को तर्क करने के लिए सच्चाई की तस्दीक करना चाहते थे। वो वही जासूसी इंग्लिश नावल की किताब थी जो उसने सबसे ज़्यादा शौक़ से पढ़ी थी, इसलिए किरण को अपने जहन पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ा। इसमें लिखा है कि हीरोइन के बाप को विलन ने नहीं, खुद हीरो ने मारा होता है और हीरोइन को भी मारने का सोच रहा होता है, क्योंकि हीरो एक वैम्पायर होता है और असल में जिसे हीरोइन विलन समझती है वो उसकी जान बचाने के लिए आता है। किरण ने झट से उस सफ़े की दास्तान सुना दी। राणा साहब ने संजीदा अंदाज में तेज़ी से वो सफ़ा पढ़ा तो बिल्कुल वही लिखा था जो किरण ने ज़ुबानी बताया। उनके गुस्से पर गड़ों पानी पड़ गया। किताब बंद करके वो तने अबरू के साथ किरण के पास आई और किताब उसके हाथ पर ज़ोर से पटकी। आइंदा किताब पढ़नी हो तो बाहर लाकर पढ़ना, यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उंगली उठाकर तंबीह करते हुए कहा। किरण ने समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी। उसे बस इस बात की तसल्ली हुई कि राणा साहब को उसके और आर्यन के बारे में, उनकी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं पता। एक और बात, तुम मेरे निकाह में हो, जानती हो ना तुम? अगर कोई बेईमानी की तो याद रखना, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। उन्होंने दांत पीसते हुए किरण पर झुककर तैश से कहा। राणा साहब, मुझे अपनी सारी हदूद याद हैं, मैं आपसे कभी बेईमानी नहीं करूंगी, उसने नरमी से कहा। और जो कहा सच कहा और दिल से कहा, पूरे होशो हवास में कहा, क्योंकि उसने आर्यन से हर तरह का राब्ता ख़त्म कर दिया था और उसे इत्मीनान था कि आर्यन अब दोबारा कभी नहीं आएगा वहाँ। राणा साहब लंबी सांस लेते खुद को नॉर्मल करते कमरे से बाहर निकल गए। किरण ने फीका सा मुस्कुराकर किताब शेल्फ पर रखी। उसकी मामूल की ज़िंदगी वापस शुरू हो गई थी। राना मुबश्शिर की हुक्मरानी का फिर से आगाज़ हो गया था। उस दिन राणा साहब जल्दी घर आ गए थे। मगरिब तक रोहान और नूर ने पहुंचना था। राणा भाई, रोहान ने लाउंज में कदम रखते ही जोशो खरोश से उन्हें पुकारा था और राणा साहब के गले लगा। इतने अरसे बाद राणा भाई को देखकर उनके गले मिलकर रोहान को बहुत अच्छा लगा था।
राना साहब ने भी बहुत मोहब्बत से रोहान के गिर्द बाजू माइल करते हुए उसका कंधा थपथपाया। मेरा बच्चा कैसे हो? उन्होंने नरमी से पूछा। अच्छा हूँ भाई, आपको बहुत मिस किया मैंने। रोहान ने अलग होते हुए एक दफ़ा फिर उनके बाजू से लिपट कर कहा, अस्सलामुअलैकुम राना भाई। नूर ने झिझकते हुए रोहान के साथ खड़े होकर कहा, वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा सफ़र? राना भाई ने उसके सर पर हाथ फेरा और हाल दरियाफ्त किया। नूर ने किरण को आते देखा तो तेज़ी से आगे आई और किरण से गले मिली। किरण ने भीगी आंखों से उसे मजबूती से हिसार में लिया और रोहान से हाल दरियाफ्त करने लगी। सब मिल लेने के बाद लाउंज में सोफे पर बैठे गुफ्तगू करते रहे। नूर और रोहान के आ जाने से किरण बहुत खुश थी। घर में रौनक लग गई थी। रात तक वो वहीं बैठे रहे। नूर और रोहान उनके लिए तोहफे लाए थे, उन्हें पेश किए। रोहान तो खुलकर बातें करता कह कहे लगाता रहा, जबकि नूर ससुराल में पहले दिन राना भाई के सामने दबाव में आ चुकी थी। डिनर सर्व हुआ तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। वही एक वाहिद जगह थी जहाँ रोहान राना मुबश्शिर के बनाए कवानीन और एहतराम में खामोश रहा। राना साहब और किरण अपने मखसूस अंदाज में बैठे। रोहान को भी राना भाई के टेबल मैनर्स पता थे, सिर्फ नूर का इजाफा हुआ था जिसे खबर न थी। रोहान ने पहले खुद नैपकिन घुटनों पर फैलाया और फिर नूर के आगे से नैपकिन उठाकर उसके घुटनों पर तरतीब दिया। राना भाई ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस अपनी प्लेट में डिश निकालने लगे। किरण रोहान के अंदाज से मसरूर होती उन दोनों की कार्रवाई देख रही थी। नैपकिन तरतीब देने के बाद उसने उसे अपने और नूर की प्लेट में बराबर मिकदार में चावल निकाले और चम्मच कांटे की मदद से खाने लगा। साथ साथ नूर को भी इशारे से उसी तरतीब से खाने की हिदायत दी। नूर रोहान के बताए तरीक़ेकार की पैरवी करते उसी अंदाज में खाने लगी। कितना फ़र्क है ना दोनों भाइयों में, एक आसमान और दूसरा ज़मीन, एक फूल और दूसरा कांटा। मैं भी तो नई आई थी। अगर इस तरीके से राना साहब मुझे प्यार से इसका टेबल मैनर समझा देते तो क्या हो जाता। किरण ने अपनी शादी की सुबह की डांट याद करते हुए मायूसी से सोचा। रोहान जब तक स्कूल में था राना साहब उसे अपनी औलाद की तरह रखते, कुछ नहीं कहते। कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसने उनसे दूर अमेरिका में पढ़कर किए। जब वो डिग्री हासिल करके वापस आया तो राना साहब अपने बिजनेस को बनाने में मसरूफ़ होते, तो कभी सफ़र पर गए होते। इसलिए रोहान को उनके मिजाज जैसे आदात नहीं लगे। वो आम इंसानों के बीच में रहकर आम इंसानों की आदात से पला बढ़ा था, इसलिए दोनों में फ़र्क था। हर दूसरे तस्वीर पर नूर और रोहान की नोक झोंक शुरू हो जाती। खाने के बाद राना साहब सोने चले गए। नूर रोहान और किरण रोहान के कमरे में बैठे रात देर गए तक उन 6 महीनों की तवील मुद्दत, हनीमून और 18 मुल्कों की सैरो सियाहत की तस्वीर देखते रहे। हर दूसरी तस्वीर पर नूर और रोहान की नोक झोंक शुरू हो जाती। किरण ने उनकी मस्तियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए एक आध बार खिड़की के बाहर टेरेस को देखा, जिससे उसकी कई सारी यादें वाबस्ता थीं। आर्यन की मस्तियाँ, उसकी नोक झोंक, उसके प्यार का इजहार और किरण का उसे रद्द कर देना, एक एक लम्हा उसके जहन के पर्दे पर लहरा रहा था। ये देखो, यहाँ कितनी गंदी फ़ोटो ली है तुमने मेरी। नूर ने मुंह बिसोरते हुए रोहान के बाजू पर हल्का सा धक्का लगाते हुए कहा। किरण की सोच का तसलसल उसकी आवाज़ पर टूटा। उसने ज़ख्मी मुस्कुराते हुए आर्यन का ख्याल अपने दिमाग से झटका और उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई। अब इतने बड़े पुल पर हाथ फैलाकर पोज बनाओगी तो ऐसी ही तस्वीर आएगी ना। रोहान ने नूर की तस्दीक करते हुए उसे टोका। नहीं जनाब, मुझ पर ध्यान रहता तो फ़ोटो अच्छी ही आती। उसने नाक चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। नूर ने उसके सर पर हल्के से थपकते हुए कहा। नूर तपकर अपना सर सहलाते हुए उस पर झड़पने लगी कि किरण ने उसे मुखातिब किया। अरे, अब तुम दोनों मेरे सामने तो मत लड़ो। किरण ने दोनों को रोकते हुए हाथ बुलंद किए। नूर और रोहान ने पहले एक दूसरे को, फिर किरण को देखा और फिर तीनों एक साथ खुलकर हंसे। नूर और रोहान की वही दोस्ती अब भी बरकरार थी, बल्कि शादी के बंधन से और मजबूत हो गई थी। किरण का उनके साथ काफ़ी दिल बहल गया था। घड़ी ने रात का 1 बजाया तो किरण शब्बा खैर कहती उनके कमरे से बाहर आ गई और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। 1 हफ्ते तक घर में सफ़र की थकन निकालने के बाद आज से रोहान ऑफिस जाना शुरू हो गया था। वो राना साहब के हमरा 3 पीस सूट में मलबूस ऑफिस में दाखिल हुआ तो सबने गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया। वो 6 माह बाद ऑफिस आया था। कारकुनों ने फूलों के गुलदस्ते देकर उसे खुशामदीद कहा। वो सबका मशकूर होता।
کارکنوں سے مصافحہ کرتا، حال چال پوچھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کارکنان کے جھمگھٹے میں سب سے آخر میں آرین بھی خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ کرن سے آخری ملاقات کے بعد اس میں بہت نمایاں تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ چپ چاپ اپنا کام نپٹاتا، بریک ٹائم میں اکیلے بیٹھتا، دوستوں کے لطیفوں اور خوشگپیوں میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کی یہ تبدیلیاں دیکھ کر ایک دن دوست نے روک کر اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ آرین سب ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھ رہا ہوں کہ کئی دنوں سے تم بہت گمسم رہنے لگے ہو۔ رفیق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ آرین نے تاثرات کمپوز کرتے ہوئے ابرو اچکائے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس گھر کی یاد ستا رہی تھی، شاید اس لیے ایسا ہو گیا ہوں۔ فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ جیلی مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی طرح اس کے باقی ہم منصب دوستوں نے بھی اس کے مزاج نوٹ کیے اور فکر مندی سے وجوہات پوچھیں جسے اس نے ذاتی مسائل پر پریشان ہوں کہہ کر ٹال دیا۔ روحان سب سے مل کر آخر میں آرین سے بھی ملا۔ نئے آئے ہو؟ روحان نے خوش دلی سے پوچھا۔ یس سر، آرین نے بھی اسی جذبے سے جواب دیا۔ آرین کی جاب روحان کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی، اس لیے آرین اس سے انجان تھا اور اب متعارف ہو رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کی معلومات جاننے کے بعد روحان پھر سے آرین سے مصافحہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آرین سپاٹ تاثرات سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے رخ موڑے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ روحان کوریڈور میں رانا صاحب کے ساتھ کسی بات پر مباحثہ کرنے کھڑا ہو گیا۔ آرین نے رانا صاحب کو دیکھا تو جبڑے سخت کر لیے۔ جب سے کرن نے اسے ٹھکرا کر رانا مبشر کا انتخاب کیا تھا، آرین کے ان کے لیے جذبات بدل گئے تھے۔ یہ رد کیے جانے کا دکھ تھا یا رانا مبشر سے جلن، لیکن اسے رانا صاحب سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ رانا صاحب کی طرح روحان کا بھی اپنا پرسنل سٹاف تھا، باڈی مین، مینیجر، سیکریٹری، 2 سیکیورٹی گارڈ جو ہر وقت اس کے ارد گرد رہتے۔ چونکہ روحان حساب میں بہت اچھا تھا، اس لیے رانا صاحب نے اسے فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا تھا اور 8 سے 10 کارکنان کا عملہ اس کے شعبے میں کام کرتا تھا۔ رانا مبشر کے برعکس روحان کا اپنے سٹاف اور کارکنوں کے ساتھ رویہ بہت دوستانہ تھا۔ وہ بریک ٹائم میں ان کے ساتھ مل کر چائے پیتا، ان سب کے ساتھ خوش گپیاں کرتا۔ اگر کام میں کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو سنجیدگی سے سمجھاتا اور اس طرح سب مل کر باہمی تعاون سے کام کرتے۔ اپنی غیر موجودگی میں روحان نے اپنے مینیجر کو ڈپارٹمنٹ کی سربراہی سونپی ہوئی تھی اور اس وقت وہ اپنے کیبن میں کھڑا اس کی کارکردگی سے مسرور ہو رہا تھا۔ بہت اچھے، ویل ڈن حسین، روحان نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے اس کے کام کو سراہا، جس سے حسین چہک اٹھا اور سر کو خم دے کر روحان کی تعریف بٹوری۔